हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और अपन इंडियन ज्योग्राफी पे हैं। इंडिया की फिजियोग्राफिक फीचर्स, जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। अपन ने हिमालयाज कर लिए, राइट। अपन ने इंडो गैंजेटिक प्लेन्स कर लिए। उसके बाद में अपन ने पेनिनसुलर प्लेटो सैटरडे को कंप्लीट कर ली, राइट। ओके, आज अपन करेंगे कोस्ट और आपके आइलैंड्स। आइलैंड्स में अपन देखेंगे कौन कौन से आपके वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, कौन से अपने कोरल आइलैंड्स हैं। अपने पास में रिवराइन आइलैंड्स भी हैं, जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं उनके बीच में भी आइलैंड्स हैं। फुमडीज वगैरह को भी स्टडी करेंगे। ये आज अपन करेंगे और आपके फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर्स पे चलते हैं। जस्ट गिव मी हाफ अ मिनट, बेयर विद मी। राइट, ये रहा। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया समझने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो इंडिया का पॉलिटिकल फिजिकल मैप, अभी तक तो कर लिया होगा। मैं बहुत बहुत महीनों से बता रही हूँ कि मैप्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, मैप्स पे आते हैं। दिस इज कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स को स्टार्ट करेंगे और कोस्टल प्लेन्स के लिए आपको जो मैप का याद रखना है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। इंडिया का मैप कैसा है? ऐसा है, ठीक है। ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। गुड, बढ़िया। अब ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पढ़ने से पहले आपको दो फैक्ट्स का जानना जरूरी है। एक, अपन ने कल ही पेनिनसुलर प्लेटोज के टाइम अपन ने ये पढ़ा था, पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। कोस्टल प्लेन्स में क्या है? वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स वेल डेवलप्ड हैं, अराउंड 2000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है, बहुत रेयरली बीच में से इरोडेड है, ठीक है। और ईस्टर्न घाट्स बहुत ज्यादा इरोडेड है, हाइट भी कम है, अराउंड 1000 मीटर्स के आसपास की 1200 मीटर्स की हाइट है। और नॉर्दर्न एरियाज में तो बिल्कुल ही ब्रोकन है, सदर्न एरियाज में फिर भी थोड़ी बहुत हाइट है, वो भी वेस्टर्न घाट्स के कारण है, राइट। यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स जाती हैं, गोदावरी, कृष्णा, महानदी एंड कावेरी, राइट। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अब ये चारों रिवर्स यहाँ से बहती हैं, तो बहुत ज्यादा इसका रिवराइन इरोजन वगैरह भी हो रहा है। वेल डेवलप्ड डेल्टाज वगैरह भी हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनकी क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है, तो ये जो प्लेन्स हैं ये वेल डेवलप्ड नहीं है। इनकी ब्रॉडनेस जो है, इनकी जो विड्थ है वो अराउंड 60 किलोमीटर के आसपास की ही है ऑन एन एवरेज, तो ये कम होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वेल डेवलप्ड आपका बाउंड्री है, राइट। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब अपन ने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी तो उसमें अपन ने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा था। प्लेट टेक्टोनिक्स के टाइम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है, इनफैक्ट बहुत अच्छी स्पीड से जा रही है। और उसी कारण हिमालयन डेवलपमेंट हुआ है, टेथिस सी वगैरह हुआ करता था और हिमालयस बन गए हैं सेडिमेंट्री रॉक से। इतना तो याद है, बढ़िया। इसको माइंड में रखो। और अब वापस से इंडियन प्लेट के मूवमेंट पे आते हैं। क्योंकि इंडियन प्लेट आगे मूव कर रही है तो कहीं ना कहीं से तो उसकी हाइट चेंज होगी। सिंपल सी चीज है, आपने दो जैसे पजल खेले आपने कभी, पजल्स बच्चों के आते हैं प्लास्टिक के मोटे मोटे, उसे समझना आसान है इसलिए मैं वो एग्जाम्पल ले रही हूँ। क्या करना है? दो पजल पीसेज हैं, इस पजल पीस को इस पजल पीस की तरफ अपन बढ़ाएंगे। नाउ दिस वन इज हैवी, इसके ऊपर आपने अच्छा खासा हैवी सामान रख रखा है। दिस इज नॉट गोइंग टू मूव, या बहुत बहुत रेयरली मूव करेगा, बट दिस इज वेरी फ्लोटी, ये बहुत हल्का सा है एंड मूव कर जाएगा क्योंकि ये प्लेट छोटा है। इंडियन प्लेट इज स्मॉलर, ओके। तो ये प्लेट जब इसकी तरफ मूव कर रहा है और ये इसको आगे नहीं शिफ्ट कर पा रहा, तो ये क्या करता है? फ्रस्ट्रेशन में ऊंचा उठने लग जाता है, ठीक है। अब ये जो ऊंचा उठने वाला पोर्शन है वो है ईस्टर्न प्लेट्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो अब ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसका जो कॉन्टिनेंटल स्लोप वाला पोर्शन है, अपन ने पढ़ा था ओशंस वाले में, क्लास 3 और क्लास 4 की बात है, राइट। तो ओशन का जो सरफेस था वो कैसा था? ऐसा था ना। तो यहां तक तो लैंड है, यहां तक पानी स्टार्ट हो गया, तो ये वाला पोर्शन कौन सा है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पोर्शन है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, राइट। तो ये वाला पोर्शन पानी से बाहर आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन उठ गया। अगर ये पोर्शन उठ गया तो ये वाला पोर्शन सबमर्ज होगा, तो ये जो है ये पानी के अंदर जा रहा है और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है पानी के ऊपर आ रहे हैं। तो यहां पर और आपको वेल डेवलप्ड बीचेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि पानी के अंदर वाला ये वाला पोर्शन कैसा होता है? ग्रेनी होता है, सैंडी होता है, बीची होता है, राइट। ये चीज आपको यहां देखने को नहीं मिलेगी। ये दो फैक्ट्स आपको साथ में याद करके रखने हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ओके। तो कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया दो तरीके से डिवाइड किए गए हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। ये दोनों पार्ट्स नीचे साउथ में आके कन्याकुमारी पे मीट कर जाते हैं। इन दोनों को फर्दर डिवाइड किया गया है। वेस्ट से स्टार्ट करते हैं, लोकेशन है वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में। गुजरात के रण ऑफ कच्छ से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक एंड हो जाता है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। इसकी एवरेज विड्थ है अराउंड 65 किलोमीटर्स। बीच में से, मिडिल साइड में से बहुत ज्यादा नैरो है, और नॉर्थ और साउथ वाला पोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा
वाइड है। सबमर्जेंट कोस्ट लाइन है, मैंने बताया ना वेस्टर्न घाट्स क्या, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या कर रहे हैं, सबमर्ज हो रहे हैं, सी नीचे जा रहे हैं। और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कौन से हैं, ऊपर उठ रहे हैं, पानी से बाहर निकल रहे हैं। यहां पर पोर्ट्स वगैरह का डेवलपमेंट अच्छा खासा हो रखा है। अब ये जो सब डिविजन है इसमें देख लो, ये तो रण ऑफ कच्छ है, ये रण है, ठीक है, सरक्रीक वगैरह बोलते हैं जिसको, ओके। दिस पोर्शन इज सरक्रीक वाला पोर्शन, डिस्प्यूटेड, एक्चुअली टेक्निकली डिस्प्यूटेड नहीं है, वो पड़ोसी का जो मन करेगा उसको डिस्प्यूट कर देंगे, बट रण ऑफ कच्छ है, ठीक है। रण ऑफ कच्छ में दिस, ओके। तो सदर्न गुजरात का पूरा पोर्शन आपका गुजरात प्लेन्स, फिर आपका महाराष्ट्र वाला पोर्शन कोंकण प्लेन्स, गुजरात सॉरी गोवा वाला पोर्शन भी आपका कोंकण प्लेन्स में ही आएगा। A little of कर्नाटका, थोड़ा सा ही कर्नाटका का पोर्शन है, दैट इज कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स, एंड दिस होल पोर्शन इज मालाबार प्लेन्स, केरला प्लेन्स नहीं, मालाबार प्लेन्स। समझ में आ गई? ऐसे ही याद करना है, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। कच्छ पेनिनसुला में देखते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात में है, ओरिजिनली जो है वो आइलैंड था, सीज और सराउंडिंग में सी और लगून्स हैं, और सेडिमेंट डिपॉजिट होते गए इंडस रिवर के, तो ये फिल हो गया, और आज ये मार्शी लैंड है, रण है, एरिड है, सेमी एरिड लैंडस्केप है, बिकॉज नॉर्थ में क्या है इसके, थार डेजर्ट है, तो उसी का एक्सटेंशन माना जाता है। चीफ फिजियोग्राफिक फीचर्स के यही हैं कि कोस्टल सैंड ड्यून्स हैं, सैंडी प्लेन्स हैं, और बेयर रॉकी हिल्स हैं। नॉर्थ और साउथ ईस्ट में एक्सटेंड होते हैं, 2 सॉल्ट सेक प्लेन्स हैं, सॉल्ट सोक्ड प्लेन्स हैं, और ये दोनों सॉल्ट सोक्ड प्लेन्स का है, उनका नाम क्या है, एक है ग्रेट रण और दूसरा है लिटिल रण। जो ग्रेट रन है वो सॉल्ट सोक्ड प्लेन जो है वो कच्छ के नॉर्थ में है, कंप्लीटली फ्लैट है, कुछ मीटर हर साल चढ़ जाता है, जब बारिश वारिश का मौसम होता है तो सी लेवल बढ़ता है तो इसका भी लेवल बढ़ जाता है। लूनी और बनास रिवर जो है वो यहीं पर आकर ड्रेन करती हैं। फिर है लिटिल रन, सदर्न कंटिन्यूएशन है ग्रेट रन का, और ये कोस्ट और साउथ ईस्ट ऑफ कच्छ के पास में लाई करता है। सो दिस पोर्शन इज ग्रेट रन, है ना, एंड दिस पोर्शन इज लिटिल रन। आप जो घूमने जाते हो, रण ऑफ कच्छ का वो देखने जाते हो, फेयर देखने जाते हो, फेस्टिवल देखने जाते हो, दिस प्लेस, ओके, राइट। नेक्स्ट फिर है काठियावाड़ पेनिनसुला। कच्छ पेनिनसुला के साउथ में है, लिटिल रन से घिरा हुआ है ईस्टर्न साइड में, और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में नल बेसिन है। प्रोमिनेंट हिल्स में मंडाव हिल्स है, मंडाव हिल्स में भी बहुत छोटी छोटी हिल्स हैं जो कि हर डायरेक्शन में निकलती हैं, और ऐसा कुछ हाइट, प्रोमिनेंट हाइट नहीं है बहुत ज्यादा, एक एवरेज हाइट है 11 से 17 मीटर की गिरनार हिल्स की, और ये गिरनार हिल्स जो हैं उसी के अंदर गिर रेंज भी है, और ये जो गिर रेंज है यहीं पर आपको गिर शासन देखने को मिलता है, जहां पर आप लाइंस देखने जाते हो। अगर आपको एशियाटिक लाइंस देखने हैं तो आपको गिर शासन जाना पड़ेगा, और गिर शासन कहाँ है, गिरनार हिल्स में है, और वो कहाँ है, गुजरात के काठियावाड़ इलाके में है। फिर गुजरात प्लेन्स ईस्ट ऑफ कच्छ एंड काठियावाड़ सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात में है, और कोस्टल एरिया लगता है गल्फ ऑफ खंबाट के साथ में। इसमें रिवर्स डिपोजिशन करती हैं नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती। इसका स्लोप है टुवर्ड्स द वेस्ट, यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट। तो इसका स्लोप कैसा है, जो लैंड है, फॉर एग्जाम्पल ये लैंड है तो इसका स्लोप यूं है, ठीक है, तो साउथ वेस्ट इलाके में इसका स्लोप बनता है। एलिवेशन बहुत लो है, लगभग 150 मीटर के आसपास की ही हाइट है एवरेज। इसकी टोपोग्राफी भी प्लेन है, ईस्टर्न पार्ट है और कोस्टल पार्ट है, तो लगभग एक जैसा सा ही है। ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होया हुआ है, तो फर्टाइल है, अच्छी खासी एग्रीकल्चर होती है, और कोस्टल पार्ट जो है उसमें विंड ब्लोन लॉयस है, यानी कि बहुत सारी सैंड देखने को मिलेगी, सेमी एरिड लैंडस्केप है, बट यहाँ पर अच्छे खासे बीचेस डेवलप कर रखे हैं, स्पेशली ब्लैक सैंड बीचेस बहुत है यहाँ पे, तो आपके घूमने फिरने के लिए डेवलप की हुई जगह है। फिर है कोंकण प्लेन, गुजरात प्लेन का सदर्न पोर्शन है, दमन से लेकर गोवा तक जाता है, लगभग 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। 50 से 80 किलोमीटर की इसकी एवरेज विड्थ है, और इसमें मरीन इरोजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे क्लिफ्स, शोल्स, रीफ्स और अरेबियन सी के आसपास के आइलैंड्स। मुंबई जो आइलैंड है, बाय द वे मुंबई इज एन आइलैंड, टेक्निकली मुंबई एक आइलैंड भी नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और उनको ज्वाइन किया हुआ है मेनलैंड से, ठीक है, तो मुंबई इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। कोंकण कोस्ट के पास में यही आइलैंड्स वगैरह आते हैं। आपने अगर अलीबाग का नाम सुना है, अलीबाग बीच का नाम सुना है, या फिर खंडाला का नाम सुना है, तो वो सारे के सारे कोंकण कोस्ट में आता है। वो एक गाना है ना आमिर खान का, आती का खंडाला, राइट, तो दैट इज कोंकण कोस्ट, राइट। कोंकण कोस्ट वगैरह आपका मुंबई का मेन पोर्शन जो है वो सारा कोंकण कोस्ट में ही कवर होता है। फिर है कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स, कोंकण कोस्ट के साउथ में पड़ता है, लगभग 225 किलोमीटर लंबा है, गोवा से लेकर मैंगलोर तक ट्रैवल करना पड़ता है, 30 से 50 किलोमीटर ही इसकी विड्थ है। सो सी यहाँ पर इसकी विड्थ कम हो गई है, एवरेज विड्थ 65 किलोमीटर की चल रही थी, गुजरात प्लेन्स की विड्थ बहुत ज्यादा थी, लेकिन कोंकण प्लेन्स की विड्थ कितनी है,
लगभग 80-90 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ पर 30 से 50 ही आ गई है। मैंगलोर के पास में सबसे ज्यादा विड्थ है 70 किलोमीटर की और डाइवर्स टोपोग्राफी है। सेंट्रल पार्ट जो है वहां पर कुछ कुछ आपको रिजेस देखने को मिलेंगी, वेस्टर्न घाट्स की जो स्लोप्स हैं वो देखने को मिलेंगे और वो बहुत ज्यादा पास में है कोस्ट के, तो वेल डेवलप्ड नहीं है। कुछ जगहों पे स्ट्रीम्स और वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाइल डिसेंडिंग ओवर द स्लोप फ्रॉम जॉग फॉल्स, वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल, तो ये जॉग फॉल्स वाला पोर्शन यही है। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। कोस्टल प्लेन पार्ट जो है इसका, उसमें मेन टोपोग्राफी है कि बस इस तरह की जो स्लोप है, इस स्लोप से वाटरफॉल्स बनते हैं। ओके, फिर है अपने पास में कर्नाटका सॉरी केरला प्लेन्स। केरला प्लेन्स को मालाबार प्लेन्स भी बोलते हैं, बट टेक्निकली इसको मालाबार प्लेन्स ही बोलते हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग केरला प्लेन्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इस मैंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में जो डिस्टेंस है 500 किलोमीटर का, वो यहाँ पर ही है। इसके बाद में कर्नाटका प्लेन से तो वाइड है, लो लाइंग प्लेन्स हैं, बहुत सारी लगून्स और लेक्स और बैक वाटर्स और स्पिट्स आपको देखने को मिलेंगे। केरला के बैक वाटर जो हैं वो वर्ल्ड फेमस है और इनको कायड़ भी बोलते हैं और ये शैलो लगून्स होते हैं, इनके अंदर बहुत आपको रेसिंग वगैरह देखने को मिलेगी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस लेक्स ऑफ केरला इज वेम्बनाड लेक। दिस इज ऑल्सो अ रामसर वेटलैंड और ये एक बैक वाटर है, लगभग 75 किलोमीटर का लंबा और 5 से 10 किलोमीटर का चौड़ा। ये वही वेम्बनाड लेक है जिसके अंदर आपको प्लाया रेस देखने को मिलती है। ठीक है, केरला टूरिज्म की वेबसाइट पे जाओगे, बहुत सारी रेस की फोटोज जो आती हैं वो इसी वेम्बनाड लेक की आती है। फिर चलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच का जो पोर्शन है पूरा का पूरा प्लेन्स का, वो ही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। डिसकंटिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूअस हैं, राइट। सुवर्ण रेखा रिवर से लेकर, जो कि बंगाल ओडिशा से शुरू होती है, वहां से लेकर कन्याकुमारी तक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। एवरेज विड्थ है लगभग 120 किलोमीटर। उसकी एवरेज विड्थ कितनी थी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की? 65 किलोमीटर, तो इस उसका डबल है ये। ठीक है, कई कई जगहों पे 200 किलोमीटर की विड्थ भी है, जैसे कि डेल्टाइक रीजन्स वगैरह है, और कई कई जगहों पे सिर्फ 35 किलोमीटर की ही रेंज भी है। ओवरऑल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से वाइड है और इसमें बहुत सारी एलुवियल फीलिंग्स हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो रिवर्स हैं, इन रिवर्स की डेल्टाइक डेपोजिशंस जो हैं उनके कारण बहुत ज्यादा एलुवियल आपको फीलिंग्स देखने को मिलेंगी और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको वाइड एरियाज भी मिलेंगे। डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स के लिए एमर्जेंट कोस्ट लाइन है, इसलिए डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स करना यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन दो आपके पास में बहुत मेजर पोर्ट्स हैं। इनलैंड पोर्ट है एक तो कोलकाता का, ठीक है, लेकिन विशाखापट्टनम, वाइजाग का पोर्ट जो है, इट्स ब्रिलियंटली डेवलप्ड, लेकिन ये आर्टिफिशियली डेवलप किया हुआ है। नेचुरल कोस्टलाइन जो सबमर्जेंट कोस्टलाइन होती है उसमें आपको जो एमर्जेंट कोस्टलाइन होती है उसमें आपको नेचुरल पोर्ट डेवलप करना लगभग मुश्किल ही रहता है। तो इसलिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में अपने पास में बहुत सारे पोर्ट्स नहीं हैं, राइट। इसके नाम अलग अलग हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो महानदी और कृष्णा के बीच में आता है उसको कहते हैं नॉर्दर्न सिरकार, जो कृष्णा और कावेरी के बीच में आता है उसको कहते हैं कार्नेटिक, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के ये हैं 3 डिविजन्स। लुक एट दिस इज बंगाल, दिस इज ओडिशा, दिस इज आंध्रा एंड दिस इज तमिलनाडु। तो बंगाल और ओडिशा के, बंगाल कंप्लीट और पार्ट्स ऑफ ओडिशा उत्कल प्लेन्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड द होल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड हाफ ऑफ आंध्र प्रदेश, दिस इज नॉर्दर्न सिरकार। हाफ ऑफ आंध्र प्रदेश से होल ऑफ तमिलनाडु इज कोरोमंडल कोस्ट। नाम याद करने वाली चीज है, यू कैन रिमेंबर दिस, बहुत इजी है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा को उत्कल बोलते हैं, यहाँ पर महानदी डेल्टा बनाती है और चिलिका लेक भी यहीं पाई जाती है। आंध्र प्लेन में उत्कल प्लेन का सदर्न पोर्शन है, पुलिकत लेक यहीं पर आती है, पुलिकत लेक तक जाती है, ठीक है, और गोदावरी कृष्णा यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। स्ट्रेट कोस्ट है, कोई इंडेंटेशंस वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम आपको अच्छे खासे पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। स्टिल विशाखापट्टनम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। मछलीपट्टनम लेटेस्ट है, इतना ज्यादा कोई बहुत पुराना नहीं है आई थिंक, तो इसलिए इसको इतना रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, राइट। तमिलनाडु प्लेन्स को देखते हैं। पुलिकत लेक से लेकर आपको कन्याकुमारी तक 675 किलोमीटर का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो पूरा का पूरा तमिलनाडु प्लेन है, यानी कि कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर कावेरी रिवर जो है वो डेल्टा बनाती है और इसका प्लेन 130 किलोमीटर वाइड है। कावेरी डेल्टा को साउथ इंडिया की ग्रेनरी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर का सपोर्ट होता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का डिफरेंस देख लेते हैं, कौन सा नैरो है, कौन सा वाइड है, किसमें कौन कौन सी वेस्टर्न घाट्स की इंटरसेक्शंस हैं, कोई
नॉर्थ टू साउथ कंटिन्यूसली रन कर रहा है। यहाँ पर एस्चुरीज हैं, यहाँ पर वाइड डेल्टाज हैं ईस्ट में। वेस्ट में क्या है, बहुत सारे हार्बर्स हैं। ईस्ट में क्या है, हार्बर्स वगैरह बहुत कम बने हुए हैं क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ज्यादा वाइड है। नेक्स्ट, साउथ वेस्ट मानसून से रेन आती है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट मानसून दोनों से आती है। नाउ डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस कि मैम ये कौन से डायरेक्शंस की बात हो रही है। इस क्लास के जस्ट नेक्स्ट क्लास जो है वो अपनी क्लाइमेट की ही होगी, उसमें मानसून बहुत बहुत डिटेल में अपन अप्रोच करेंगे। जो आपने अदरवाइज भी नहीं पढ़ा हुआ ना, मैं उतना डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो मानसून आप एक बार पढ़ोगे ना, रट जाएगा पूरी जिंदगी के लिए, ठीक है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो बहुत ज्यादा रॉकी हैं, और यहाँ पर एस्चुरीज बनती हैं। कोंकण कोस्ट, बैकवाटर्स वगैरह आपको मालाबार में यही देखने को मिलेंगे। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मोस्टली सैंडी हैं, सैंड ड्यून्स हैं, और यहाँ पर आपको लगून्स और बैकवाटर्स देखने को मिलेंगे। क्यों जरूरी है ये प्लेन्स? यहाँ पर फर्टाइल सॉइल है तो एग्रीकल्चर करने का मौका मिलता है। यहाँ पर इंडिया की 98% इंटरनेशनल ट्रेड पोर्ट से ही होती है, एंड वी हैव पोर्ट्स ओवर हियर। यहाँ पर से हम सॉल्ट निकालते हैं, मोनाजाइट सॉइल निकालते हैं। मोनाजाइट सॉइल आपको केरला में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। मोनाजाइट्स, मिनरल ऑयल्स, गैस, ये सब यहीं से निकलते हैं। प्लस ऑब्वियसली फिशरीज, जो भी ओशन फूड है, ठीक है, सी फूड है, वो सारा का सारा यहीं से आता है। बहुत सारे ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज हैं जो कि डेंसली पॉपुलेटेड हैं, ये अपन को कोस्टल प्लेन्स में ही देखने को मिलती हैं। मच मोर देन जस्ट अ जियोग्राफिकल फीचर, द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया कैरी मल्टीपल सिग्निफिकेंस अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग द पोर्ट्स, देयर आर सोर्स ऑफ मेनी अदर रिसोर्सेज। ऑफ लेट दे आर फेसिंग द रिस्क ऑफ इनंडेशन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड द प्रोबेबल राइज इन सी लेवल। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सी लेवल बढ़ेगा तो अपने पास में ईस्ट के कोस्टल प्लेन्स भी घटेंगे, और वेस्ट वाले तो पहले से ही कम है तो और घटेंगे। यहाँ पर ओशनिक फ्लड्स आने का डर है। ओशनिक फ्लड्स अगर आएंगी तो हमारे पास में जो पोर्ट्स हैं वो डैमेज होंगे। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमें बहुत ज्यादा साइक्लोन्स और हरिकेन्स वगैरह को भी सफर करना पड़ता है। और इंडिया में दोनों तरफ पानी है, अरेबियन सी भी है, बे ऑफ बंगाल भी है। इनका टेम्परेचर राइज करेगा तो हमें साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे, एंड साइक्लोनिक एक्टिविटीज आर वेरी वेरी डैमेजिंग, जान माल को बहुत नुकसान होता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग वाला पॉइंट भी आ गया आपके पास में। इसको सस्टेनेबली यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम सब कॉन्टिनेंट की इकोलॉजी को मेंटेन कर सकें। अब अपन पढ़ेंगे आइलैंड्स, ISLANDS, ठीक है। आइलैंड्स में अपन सब कुछ कवर करेंगे, कौन कौन से आइलैंड्स हैं इंडिया के पास में, और बेसिक फैक्ट्स भी देखेंगे कि आइलैंड्स के अपन को क्या क्या याद करने हैं। राइट, इंडियन आइलैंड्स में कितनी शोरलाइन, ओके, इंडिया हैज अ टोटल ऑफ 1382 ऑफ शोर आइडेंटिफाइड आइलैंड्स। हमारे पास में 1382 आइलैंड्स हैं, 1382 आइलैंड्स हैं, ठीक है। मेजर ग्रुप्स में अपने पास में अंडमान निकोबार आर्किपेलागो है बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं अरेबियन सी में। अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो इंडियन प्लेट और बर्मा की जो माइनर प्लेट है उससे कोलाइड करके जो बने हैं, उनके बीच में सिचुएटेड है, और ये हिमालयस के फॉर्मेशन के ही सिमिलर है, ओके। अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो साउथवर्ड एक्सटेंड होते हैं अराकान योमा रेंज के पास में, और अपने आप में जो कि पूर्वांचल हिल्स हैं। म्यांमार की अराकान योमा रेंज जो है, अराकान योमा अपने आप में पूर्वांचल हिल्स का ही एक्सटेंशन है, उसी का साउथवर्ड एक्सटेंशन अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स कोरल आइलैंड्स हैं, ये रीयूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म का पार्ट हैं। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। जब लक्षद्वीप आइलैंड्स का टॉपिक आएगा इसमें अपन की आज की क्लास में, तब अपन इसको वापस डिटेल में देखेंगे। इंडो गैंजेटिक डेल्टा जो हैं उनके जैसे ही दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में, एडम्स ब्रिज, राम्स ब्रिज और राम सेतु, कुछ भी बोलते हैं इसको अपन, और ये सबमर्जेंस के कारण बने हैं, ठीक है। तो आइलैंड्स अपने पास में ये हैं, एक तो है लक्षद्वीप, ओके, दूसरे हैं अंडमान एंड निकोबार्स, दैट्स इट। इसको आपको मैं ये आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी चैनल पे, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको आरएस ओनली की वेबसाइट, सॉरी आरएस ओनली की ऐप पे जाना है, वहां पर आपको क्रैश कोर्स की क्लासेस मिलेंगी। मेरी ज्योग्राफी का जो कोर्स चल रहा है उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, उससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं इस पेज को सिर्फ इसलिए लगाया मैंने कि जब अपन आइलैंड्स कंप्लीट कर ले तो आपके पास में एक रेफरेंस होगी किस तरह से अपन को आइलैंड्स को याद करना है, अदरवाइज इसमें समझने का कुछ नहीं है। मैं दिखाती हूँ कैसे। राइट, तो ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, स्टार्ट होता है ऊपर नॉर्थ अंडमान से, दिख रहा है, नॉर्थ अंडमान से लेकर ग्रेट निकोबार तक अपन जाएंगे। ये ग्रेट निकोबार न्यूज में क्यों है? बिकॉज एनजीटी ने आज सुबह ही जो भी वहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज यूनियन गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही हैं, करना चाहती हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हो रहे हैं वहां पर, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी बनेंगे, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबली फॉलो किया जा रहा है बनाना, इसलिए एनजीटी ने इसको परमिशन दी है कि नहीं, डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए, थोड़ा बहुत डैमेज होगा। लुक, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ ग्रोइंग इकोनॉमी जो मिडिल इनकम इकोनॉमी है
उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर भी हम कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं, और वो जो रूल्स हैं वो असेंशियल रूल्स में से एक ही हैं। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी चल रही है उसके खिलाफ एनजीटी में एप्लीकेशन गई कि भैया ये तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इसको तो डिस्टर्ब कर रहे हो, इसमें तो परेशानी हो जाएगी, तो इसको रोक दो। इसके ऊपर सुनवाई हुई और आज सुबह ही फैसला आया है। एनजीटी ने बोला कि सब परफेक्ट चल रहा है, चुपचाप कंस्ट्रक्शन करो वहां पे। ठीक है, राइट। चलो इधर देखते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में अपने पास में बे ऑफ बंगाल में है। इनकी एक्सटेंशन, अब ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है ये आपको याद करना पड़ेगा, 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ एंड 13 डिग्री 45 मिनट्स साउथ। ठीक है, तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है ये आपको याद करना पड़ेगा। लगभग 265 बड़े और स्मॉल आइलैंड्स हैं। 203 आइलैंड्स अंडमान में है और 62 आइलैंड्स निकोबार सेक्शन में है। 6 डिग्री से ठीक है यहाँ तक है, और डिस्टेंस ठीक है 590 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। अपन ने अंडमान को 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ। डंकन पैसेज जो है वो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में आता है। ग्रेट अंडमान ग्रुप जो है वो नॉर्थ में है और 10 डिग्री चैनल से डिवाइड करा जाता है। लुक एट दिस, दिस इज नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान या लिटिल अंडमान। ठीक है, तो ये जो डिविजन है, ओके रिमेंबर, वो जो डिवीजन है वो आपका डंकन पैसेज कहलाता है। लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान जो है इससे डंकन पैसेज कहलाता है, और ये हैं आपके निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, और ये ग्रेट निकोबार है जहां पर अभी अपन बात कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी। 11 डिग्री नॉर्थ चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को बीच में से काटता है, राइट। 10 डिग्री चैनल जो है वो ग्रेट अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड्स ऑफ द साउथ में डिवाइड करता है। 11 डिग्री चैनल ये है जो लिटिल अंडमान और नॉर्थ और मिडिल अंडमान को डिवाइड करता है, और यहां पर आता है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल यहां पर आता है, 10 डिग्री नॉर्थ सॉरी, अंडमान और निकोबार के बीच में से जाता है। ओके, तो दिस इज 10 डिग्री चैनल। ग्रैंड चैनल जो है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के बीच में से जाता है विद सुमात्रा आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। कोको स्ट्रेट पड़ता है यहाँ पे नॉर्थ अंडमान निकोबार और कोको आइलैंड्स के बीच में। इसके अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर वो साउथ अंडमान में है। निकोबार आइलैंड्स में ग्रेट निकोबार जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड के सबसे पास में है, और कार निकोबार सबसे नॉर्थ में है। मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर मेड ऑफ टर्शरी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल, जो कि बेसिक या अल्ट्रा बेसिक वोल्केनोज से बने हुए हैं, जो कि हिमालयस की तरह सिमिलर हैं। इसमें 2 वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, नारकोंडम और बैरन, और ये दो दीज आर दी ओनली एक्टिव वोल्केनो, जिसमें नारकोंडम में तो कोई एक्टिविटी नहीं भी देखने को मिल रही है, लेकिन बैरन आइलैंड्स में भी रिसेंटली कुछ महीने पहले एक्टिविटी हुई है। ठीक है, मेनलैंड इंडिया में कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है, देयर आर नो एक्टिव और डोर्मेंट वोल्केनोज एट ऑल। और यहाँ पर कुछ आपको कोरल रीफ्स मिलेंगी, लेकिन और अच्छे खासे थिक फॉरेस्ट मिलेंगे, और ये जो कोरल रीफ्स हैं ये बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमन पासिंग होती है। ज्यादातर आइलैंड जो है वो बहुत माउंटेनस हैं। नॉर्थ अंडमान की हाईएस्ट पीक है सैडल पीक, जो कि 737 मीटर्स की है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस्ड हैं। साउथ वेस्ट सीजनल फ्लो ऑफ मानसून विंड्स भी आती हैं, तो उनसे भी बारिश होती है। ये रीजन जो है वो डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है। कोस्टल रीजन्स में मैंग्रोव फॉरेस्ट अपन को यहाँ देखने को मिलते हैं। कोकोनट फ्रूट स्टेपल है, फिशरीज, पिगरी, ये सब भी यहाँ पे फॉलो किया जाता है, खाया जाता है। ओके, लार्जेस्ट और रेयरेस्ट स्पीशीज ऑफ क्रैब भी, यानी कि जायंट रॉबर क्रैब जो है वो अपन को अंडमान निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिलती है। कोकोनट ट्रीज को चढ़ सकता है ये क्रैब, और हार्ड शेल ऑफ द फ्रूट को भी काट सकता है, तोड़ सकता है। बहुत से आइलैंड्स हैं जिसके ऊपर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, और जो भी ह्यूमन सेटलमेंट जहां पे भी है वहां पे भी पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत कम है। जो पूरा रीजन है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का वो अर्थक्वेक प्रोन है, और मेजर अर्थक्वेक एक्टिविटीज यहाँ पर कई बार हुई हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स को एमरल्ड आइलैंड्स भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट्री। एमरल्ड क्या होता है? पन्ना, हरा होता है ना स्टोन, इसीलिए इसको भी ग्रीन कलर के कारण, क्योंकि यहाँ बहुत डेंस फॉरेस्ट है, तो ग्रीन कलर के कारण इसको एमरल्ड आइलैंड्स बोला जाता है। ओके, अंडमान आइलैंड्स जो है वो पेलियोलिथिक एज से चले आ रहे सेंटिनलीज जो हैं सिविलाइजेशन, उनका घर भी है। और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो है वहां पर ये लोग रहते हैं, और उनको टच करना, उनसे कांटेक्ट में आना इज इलीगल। आपको सजा हो सकती है, कई साल जेल हो सकती है, और बहुत तगड़ा वाला जुर्माना भी हो सकता है। यही आखिरी क्या कहते हैं, जानी मानी आखिरी ट्राइब है जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से छुई हुई भी नहीं है, अछूती है। ठीक है, अंडमान का स्टेट एनिमल ड्यूगोंग है, जिसको अपन सी काऊ बोलते हैं, सी मैमल बोलते हैं, और ये इंडो पैसिफिक रीजन का एंडेमिक है, मतलब वो इंडो पैसिफिक रीजन में ही पाया जाता है, स्पेशली आइलैंड अंडमान आइलैंड्स में।
सी काउ जो है वो हर्बीवोरस है, यानी कि समंदर के आसपास के इलाकों में जो जो शैलो एरियाज होते हैं, कम डेप्थ वाले इलाके होते हैं, वहां पर जो घास फूस होती है उनको खाता है, हर्बीवोरस है, राइट। तो दिस इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कार निकोबार दिख रहा है बिल्कुल सेंटर में, अलग अलग ही बेचारा रखा हुआ है एक, उसके जस्ट ऊपर 10 डिग्री चैनल है, उसके ऊपर वाला पूरा पोर्शन अंडमान आइलैंड्स है और उसके साउथ वाला पोर्शन जो है वो निकोबार आइलैंड्स है। नेक्स्ट वी हैव रिचीज आर्चिपेलागो। रिचीज आर्चिपेलागो जो है वो कुछ छोटे आइलैंड्स का एक झुंड है जो कि ग्रेट अंडमान के ईस्ट में पड़ता है, मेन आइलैंड ग्रुप के ईस्ट में आता है। इसमें दो मेन आइलैंड्स हैं, नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड, जो कि रिची आर्चिपेलागो का पार्ट है। रॉस आइलैंड का रिसेंटली नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया था और नील आइलैंड को शहीद द्वीप, हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप। ये हैवलॉक आइलैंड है जहां पर आप जो ये डीप सी डाइविंग जो होती है, जहां पर आप अपने कोरल्स वगैरह देख सकते हो, ये हैवलॉक आइलैंड में बहुत फेमस है इंडिया में। रॉस आइलैंड जो है वो साउथ अंडमान रीजन के पास में है और 3 किलोमीटर्स ही दूरी है उसकी पोर्ट ब्लेयर से ईस्टर्न साइड की तरफ। नेक्स्ट दिस इज लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड है। इज दिस विजिबल? क्लियर है? नहीं क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन ऑलरेडी इसको रीड करेंगे, बट इफ इट्स विजिबल ब्रिलियंट। यहां पर अपन के पास में पूरा का पूरा लक्षद्वीप का वो है मैप है। दिस इज लक्षद्वीप का कैपिटल कवरट्टी। ये है 9 डिग्री चैनल और ये नीचे है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आता है 9 डिग्री चैनल और मिनिकॉय के साउथ में आता है 8 डिग्री चैनल, राइट। लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी के का एक ग्रुप है जो कि 36 आइलैंड से बना हुआ है। 32 स्क्वायर किलोमीटर्स का इसका एरिया है। 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ के बीच में पड़ता है। 4 मेन आइलैंड्स हैं, कवरट्टी, अगट्टी, मिनिकॉय और अमिनी। जो इसका पहला नाम क्या था, पुराना नाम क्या था? लक्कड़ीव, मिनिकॉय एंड अमिनडीवी। इसको लक्षद्वीप कहने लग गए अपन 1 नवंबर 1973 से। ये आइलैंड्स बहुत पतली पतली स्ट्रेट्स से डिवाइडेड हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। प्रेसिडेंट यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनते हैं, राइट। ये इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। कवरट्टी जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और प्रिंसिपल टाउन है इसी यूनियन टेरिटरी का। इट इज अ यूनिडिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी। 12 अटॉल्स हैं, 3 रीफ्स हैं, 5 सबमर्ज्ड बैंक्स हैं और 10 इनहेबिटेड आइलैंड्स हैं, यानी कि 10 आइलैंड्स के ऊपर लोग रहते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड्स में जितने आइलैंड्स हैं उनमें से सिर्फ 10 आइलैंड्स हैं जहां पर इंसान बसते हैं, ओके। और ये सारे आइलैंड्स जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से कोरल से बने हुए हैं। अटॉल्स हो गए, रीफ्स हो गए या फिर सबमर्ज्ड हो गए, ओके, सब कुछ कोरल आइलैंड्स ही हैं। लक्षद्वीप का मलयालम में मतलब होता है, सॉरी, लक्षद्वीप मलयालम का शब्द है और इसका संस्कृत में मीनिंग होता है 100,000 आइलैंड्स, यानी कि 1,00,000 आइलैंड्स। इसको ही संस्कृत में लक्षद्वीप कहते हैं, राइट। ये रीयूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म का ही पार्ट है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल डिपॉजिट से बने हुए हैं। यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग है और उसी के ऊपर लोग डिपेंड भी करते हैं फॉर फूड एंड बिजनेस। लक्षद्वीप आइलैंड्स बहुत सारे स्टॉर्म बीचेस हैं, यहाँ पे अनकॉन्सोलिडेटेड पेबल्स पाए जाएंगे, शिंगल्स, कॉबल्स और बोल्डर्स आपको मिलेंगे। दिस इज मोर लाइक अ I have not visited Lakshadweep Islands, but I have a family member who has, और मैंने जैसे उन्होंने जैसा एक्सप्लेन किया मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे बहुत कंकड़ पत्थर है, मतलब छोटे वाले नहीं, जो गोल गोल नहीं होते हैं, जो इरोड होके पानी के इरोजन के कारण स्मूथ सर्फेस हो जाता है जिनका, उस तरीके के बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है, और हर साइज के। तो ये टेक्निकली आपके एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, बहुत ज्यादा लहरें जो हैं वो चलती हैं। यहाँ पे कोई टेक्निकली कोई माउंटेन नहीं है कि भाई सरफेस ऊपर हो गया, बिल्कुल ओशन लेवल का ही सरफेस है, सी सरफेस का ही जितना ही लेवल है। तो दिस इज प्रोन टू फ्लैश फ्लडिंग ऑल्सो। मिनिकॉय आइलैंड जो है वो 9 डिग्री चैनल के साउथ में है और लक्षद्वीप ग्रुप का सबसे बड़ा आइलैंड है। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव्स को डिवाइड करता है। 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को मेन लक्षद्वीप आर्चिपेलागो से डिवाइड करता है। लक्षद्वीप रीजन जो है उसमें कोई फॉरेस्ट नहीं है। पिति आइलैंड जो है वो सी टर्टल्स के लिए एक बहुत अच्छा ब्रीडिंग प्लेस है, पिति आइलैंड। यू नीड टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स, ओके। ये फैक्ट्स कुछ याद करने के हैं, इसमें कुछ कोई कुछ कर नहीं सकता, यू विल हैव टू क्रैम देम अप। और बहुत सारी जो पेलेजिक बर्ड्स हैं सच एज ब्राउन नॉडी है, लेसर क्रेस्टेड टर्न है, ग्रेटर क्रेस्टेड टर्न है, उनका घर भी है। पिति आइलैंड जो है वो बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर की हुई है। रिमेंबर, पिति आइलैंड बर्ड सेंचुरी कहां पर है? लक्षद्वीप आइलैंड्स में है, ओके। अंडमान वगैरह में नहीं है, लक्षद्वीप आइलैंड्स में पिति आइलैंड बर्ड सेंचुरी है। ज्यादातर आइलैंड्स जो हैं वो बहुत लो एलिवेशन के हैं और 5 मीटर भी ऊपर नहीं राइज करे हुए सी लेवल से, इसलिए ये सी लेवल चेंज के प्रति एक्सट्रीमली वल्नरेबल है। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, ओशन सर्फेसेस राइज करते हैं बिकॉज आइस मेल्टिंग हो रही है, तो
लक्षद्वीप आइलैंड सबसे पहले डूबेंगे। ओके, इनकी टोपोग्राफी है फ्लैट और कोई रिलीफ फीचर जैसे हिल्स, स्ट्रीम्स, वैलीज, वाटरफॉल्स ये सब यहाँ पर नहीं है, एक भी नहीं है। ओके, दिस इज लक्षद्वीप आइलैंड। अब तो ठीक से दिख रहा होगा, दिस इज अ बेटर मैप। ओके, यहाँ पर क्या है, कलेकट वगैरह नहीं, अपन केरला की बात करेंगे, कोची। ओके, कोची से दिस इज कवरट्टी, दिस इज मिनिकॉय, दिस इज चटलट, नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट। ओके, और ये आपका है पूरा का पूरा अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स। न्यूमोर आइलैंड पे चलते हैं। न्यूमोर आइलैंड अपने बे ऑफ बंगाल में है। इसको साउथ तलपत्ती और पूर्वभाषा आइलैंड भी बोला जाता है। सैंडबार लैंडफॉर्म से बना हुआ है और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के रीजन के जस्ट पास में ही है। बे ऑफ बंगाल से निकला है और भोला साइक्लोन वगैरह जो है वो 1970 नवंबर 1970 का, उसके बाद में सरफेस के ऊपर आ गया, दिखने लग गया। ठीक है, और कभी कभी सरफेस के ऊपर आ जाता है, जब सी लेवल राइज कर जाता है तो सरफेस के नीचे चला जाता है। तो इट्स अ वेरी वियर्ड प्लेस। ओके, आइलैंड के ऊपर कोई इंसान नहीं बसते हैं फॉर ऑब्वियस रीजन, सरफेस के ऊपर नीचे हो रहा है पानी के, तो फिर कैसे ही इंसान बसेंगे। ओके, कोई परमानेंट सेटलमेंट वगैरह यहाँ पर नहीं है, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश दोनों इसको अपने देश का हिस्सा बताते हैं। और स्पेक्यूलेशन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ऑयल और नेचुरल गैस मिल सकता है। सॉवरेंटी का इशू जो है वो रेड क्लिफ अवार्ड मेथोडोलॉजी जो है उसके बाद से ही स्टार्ट हुआ है, और दोनों कंट्रीज जो है वो एक आइलैंड के लिए लड़ रहे हैं। दिस इज न्यूमोर आइलैंड, ये एक डॉट दिख रहा है, दिस इज न्यूमोर आइलैंड। ओके, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से ही बना है। फिर है दीव आइलैंड, साउथ कोस्ट ऑफ काठियावाड़। दीव इज एन ऑफशोर आइलैंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द गल्फ ऑफ खंबाट या कैम्बे। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट को बॉर्डर करता है गुजरात कोस्ट का। टाइडल क्रीक से सेपरेट होया हुआ आइलैंड है। इसमें लाइमस्टोन क्लिफ मिलेंगी आपको, रॉकी कर्व्स मिलेंगी, सैंडी बीचेस मिलेंगे, और जो बेस्ट बीच है वो है नागोआ बीच। ये है आपका नागोआ बीच जो है यहाँ पर ब्लैक सैंड बीच है। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, और काले रंग की मिट्टी है, मतलब जो रेगुलर जो बीच की सैंड होती है वो तो है ही है, इसमें डार्क कलर, डार्केस्ट ग्रे कलर की जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो भी मिलेंगे, जिसके कारण ये शैडोड ब्लैक बीच भी है। ओके, यहाँ पर क्या है, दीव फोर्ट है, ब्यूटीफुल बीचेस हैं। पोर्चुगीज फोर्ट यहीं पर बनाए गए थे, तो आपको वो काफी स्पॉट करने को मिलेंगे। नागोआ बीच जो है वो मोस्ट फेमस बीच है। दूसरा है घोगला बीच, दिस इज ऑल्सो अ फेमस बीच ऑफ दीव आइलैंड। ये रहा आपका गुजरात का दीव आइलैंड, अरेबियन सी के अंदर, गल्फ ऑफ कैम्बे के पास। राइट, दिखाई दे रहा है, ब्रिलियंट। दीव एयरपोर्ट है सी, दिस इज नागोआ बीच। ये रहा आपका नागोआ बीच। यहाँ पर है आपका गंगेश्वर मंदिर, जलंधर बीच। ओके, जलंधर, अब यहाँ पर जलंधर, पंजाब वाला जलंधर नहीं है ये। ओके, राइट, दिस इज चक्री तीर्थ बीच। और ये पूरा का पूरा कोकोनट ट्री से एक बेल्ट है, कवर्ड है पूरा का पूरा। दिस इज अ वेरी डेंस प्लेस। यहाँ पर बर्ड सेंचुरीज भी हैं, यहाँ पर सॉल्ट पैन्स भी हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स भी हैं, और एग्रीकल्चर एरिया भी है, रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका भी है। फिर है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर एक रिवराइन आइलैंड है। आसाम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र है वो इतनी ज्यादा विशाल है, इतनी वाइड है कि यहाँ पर बीच में एक आइलैंड बन गया है। ठीक है, इट वॉज फॉर्म ड्यू टू कोर्स चेंजेस बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मेनली लोहित। आपको रिवर्स और रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज आनी जरूरी हैं। तो ब्रह्मपुत्र हर साल बाढ़ आती है तो उसका रास्ता बदलता रहता है, और सिर्फ वही नहीं, उसके अंदर बहने वाली, उसके अंदर जुड़ने वाली एक मेजर ट्रिब्यूटरी है लोहित। लोहित भी बहुत ज्यादा फ्लड प्रोन है, बहुत ज्यादा उसमें हर साल बाढ़ आती है, तो उसका कोर्स जो है वो चेंज होता रहता है। तो जो डिपोजिशन है वो अपनी जगह पे बढ़ता है। एक बार मिट्टी यहाँ जम रही है, एक बार सेडिमेंट्स यहाँ जम रहे हैं, यहाँ जम रहे हैं, यहाँ, तो ये दोनों अक्यूमुलेट होकर एक पूरा का पूरा आइलैंड बना चुके हैं, एंड दैट इज कॉल्ड माजुली आइलैंड। ठीक है, ये ओरिजिनली ब्रह्मपुत्र रिवर और बुरहीदिहिंग रिवर जो है साउथ की, उसके बीच में था, लेकिन अर्थक्वेक्स वगैरह आए हैं मिडिवल टाइम्स में बहुत ज्यादा, और ब्रह्मपुत्र का रिवर्स कोर्स जो है वो चेंज हो गया, और फिर फाइनली माजुली आइलैंड बन गया। माजुली आइलैंड जो है वो वहां पे असमीज न्यू वैष्णवाइट कल्चर फॉलो की जाती है। आपके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। माजुली आइलैंड में कौन सी कल्चर पाई जाती है, कौन से कल्चर फॉलो करने वाले लोग रहते हैं? आसामीज नियो वैष्णवाइट। ठीक है, माजुली आइलैंड जो है इट्स वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ पर बहुत सारे एंडेंजर्ड एवी फौना जो है, एवी कौन सा होता है, एवी क्या होता है, बर्ड को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी एंडेंजर्ड एंडेमिक बर्ड्स पाई जाती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स पाई जाती हैं, जो विंटर सीजन में यहाँ पे आती हैं, और इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और कौन कौन सी बर्ड्स हैं, जैसे ग्रेटर एजुटांट स्टॉर्क, पेलिकन, साइबेरियन क्रेन और विस्लिंग टील। ब्यूटीफुल बर्ड्स, कभी गूगल करके फोटो देखना, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल बर्ड्स। ठीक है, दिस इज माजुली आइलैंड। ये किस चीज का मैप है? आसाम। इट लुक्स लाइक अ बर्ड्स फुट। ओके, दिस इज आसाम का मैप, और ये पूरी रिवर जो आ रही है दिस इज
ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बीच में ये दिख रहा है पिंक वाला पोर्शन, यू नो व्हाट, दिस इज माजुली आइलैंड। ओके, माजुली आइलैंड अपन ने देख लिया, राइट। फिर है मुंबई के आसपास के इलाके, बुचर आइलैंड। बुचर आइलैंड को जवाहर द्वीप भी बोला जाता है और ये मुंबई के पास में है। यहाँ पर ऑयल टर्मिनल है और पोर्ट अथॉरिटीज जो है वो ऑयल टैंकर से यहाँ पर ऑयल को ऑफलोड करते हैं। क्रूड ऑयल बहुत बड़े बड़े ऑयल कंटेनर्स में इस आइलैंड पे स्टोर किया जाता है और बाय पाइप्स वडाला से होते हुए मुंबई तक इसको भेज दिया जाता, सॉरी, यहां से बाय पाइप्स वडाला में भेज दिया जाता है इन मुंबई। तो मुंबई में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, भयंदर वगैरह हो गया, वडाला हो गया, और बैंड्रा, कुर्ला, अंधेरी, ये सब तो सुने ही हैं तीनों नाम, ठीक है, और कोलाबा हो गया। तो ये क्या है, अलग अलग आइलैंड्स के टुकड़े हैं और इन आइलैंड्स को जोड़ के मुंबई बन गया है। फिजिकली जोड़ा है अपन ने, सड़कें और ब्रिजेस और ये सब बना दिए हैं, ठीक है, जुड़ गए हैं। और मुंबई का ही एक आइलैंड है छोटा सा, वडाला, और वडाला तक पाइप जाती हैं इस आइलैंड से, बुचर आइलैंड से, और ऑयल को सप्लाई करती हैं। यहाँ पर सिटी जो है, सॉरी, अगर यहाँ पर अपन ऑयल रखते हैं तो सिटी में थोड़ा सा सेफ्टी बनी रहती है कि भाई कल को कोई ऑयल स्पिल हो गया, कोई आग वाग लग गई, कोई ब्लास्ट हो गया तो फिर सिटी को नुकसान नहीं होगा। रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, ज्यादातर आइलैंड जो है वो घने जंगलों से घिरा हुआ है। हिल रॉक वगैरह मिलेंगी आपको, और ये मुंबई से, गेटवे ऑफ इंडिया से 8.25 किलोमीटर ही दूर है। यू कैन, अब पोल्यूशन इतना ज्यादा है दैट यू कांट एग्जैक्टली स्पॉट इट, बट मैं बहुत छोटी थी जब मैंने विजिट किया हुआ है, तो यू कैन एक्चुअली स्पॉट अलग अलग आइलैंड्स। गेटवे ऑफ इंडिया से छोटी छोटी फेरीज होती हैं, क्या कहते हैं, बोट्स हैं, बोटिंग करते करते आप बहुत सारे आइलैंड्स को स्पॉट कर सकते हो। अब इतना पोल्यूशन हो गया कि अब कुछ नहीं दिखता, बिकॉज आई थिंक रिसेंटली मैं शायद 5-6 साल पहले गई थी मुंबई, तो नथिंग, 2019 के दिसंबर में गई थी, नथिंग, कुछ नहीं दिखता। लेकिन व्हेन आई वाज वेरी यंग, अराउंड 7-8 ईयर्स ओल्ड, तब मैंने देखे हुए हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। Things have actually changed. This is Mumbai's map, right? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ दिख रहा है आपको, and this is वडाला, okay? दादर, माहिम, सायन, चेंबूर, ट्रॉम्बॉय, गोविंदा, और उसके बाद में बैंड्रा, कुर्ला, पवई, ये सारे नाम आपके सुने हुए हैं, सेंटा क्रूज वगैरह, राइट? दिस इज जुहू, जुहू बीच, ओके? लोअर परेल, बाइकला, मजगांव, और ये रहा आपका बुचर आइलैंड। तो यहां से लेकर यहां तक बाय पाइप्स आप ऑयल को भेज देते हैं। दिस इज नरीमन पॉइंट। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए, तो उसमें वो मुन्ना भाई का वो क्या कहते हैं, वो एग्जाम निकल जाता है और अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस से फोन आ रहा होता है, तो वो बोलता है ना कि लीलावती आ रेला हूँ, पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल जा रेला हूँ, तो वो नरीमन पॉइंट पे ही शूट किया हुआ है। आई हैव स्टडीड इन मुंबई, दिस इज लाइक माई सेकेंड होम। एनीवे, फिर है एलिफेंटा आइलैंड। एलिफेंटा आइलैंड जो है, जिसको अपन घरपुरी आइलैंड भी बोलते हैं, वो मुंबई का हार्बर पे स्थित है। एलिफेंटा केव्स वगैरह जो है वो यहीं पे पाई जाती हैं और ये रॉक्स से डायरेक्ट कार्व की हुई हैं। फिर है ऑयस्टर रॉक आइलैंड। ऑयस्टर रॉक आइलैंड जो है वो भी मुंबई हार्बर के पास में ही है और ये फोर्टिफाइड है, इसको इंडियन नेवी यूज करती है। फिर है आंध्र प्रदेश के पास में पाए जाने वाले आइलैंड्स, यानी कि जैसे श्रीहरिकोटा आइलैंड, ये बैरियर आइलैंड है। और बैरियर आइलैंड मतलब, सॉरी, बैरियर आइलैंड का क्या मतलब होता है, यानी कि कोरल्स से बना हुआ आइलैंड है। ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की। बैरियर यानी कि इतनी कोरल्स यहां पर जमा है कि एक तरह से दीवार बन जाती है और उसके ऊपर अपन एक आइलैंड देख सकते हैं, दैट इज बैरियर आइलैंड। श्रीहरिकोटा, यहाँ इसको सैटेलाइट लॉन्च के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर लॉन्च सेंटर जो है उसका क्या नाम है, शार, यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर, और इसको इसरो यूज करता है अलग अलग सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, पोलर लॉन्च व्हीकल यूज करके, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यूज करके, वगैरह वगैरह। श्रीहरिकोटा जो है वो पुलिकट लेक से अलग, पुलिकट लेक को बे ऑफ बंगाल से अलग करता है और यहाँ पर टाउन है, एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है पुलिकट, राइट? सो दिस इज श्रीहरिकोटा फॉर यू, दिख रहा है, दिस इज श्रीहरिकोटा, ओके? तो ये आपका पीएसएलवी पैड है, ये आपका एसएलवी पैड है, ये फिर रॉकेट पैड है, एक्सप्लोसिव स्टेज है, टेक्निकल एरिया है सारे। दिस होल प्लेस इज पुलिकट, सॉरी, दिस होल प्लेस इज श्रीहरिकोटा। ये आपका पुलिकट टाउन है और ये पानी दिख रहा है पूरा, दिस इज पुलिकट लेक, ओके? चलो, तमिलनाडु के कोस्ट के पास में है पंबन आइलैंड, और ये पंबन आइलैंड जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, गल्फ ऑफ मन्नार में है और रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि तमिलनाडु का ही पार्ट है। इसको रामेश्वरम आइलैंड भी बोलते हैं। पंबन आइलैंड ही है जिसको रामेश्वरम आइलैंड बोलते हैं। यहाँ पर जो मेजर पंबन आइलैंड है ये व्हाइट सैंड से कवर्ड है। पंबन आइलैंड में एक आइलैंड्स की छोटी छोटी चेन बनी हुई है जिसको अपन एडम्स ब्रिज बोलते हैं।
यानी कि राम सेतु बोलते हैं। श्रीलंका का मन्नार आइलैंड जो है उससे पम्बन आइलैंड को जोड़ने का काम यही एडम्स ब्रिज करता है, ठीक है। तो पाक बे, पाक स्ट्रेट, ये सब जो है ये सारा का सारा पम्बन आइलैंड के पास की ही फीचर्स हैं। पम्बन आइलैंड जो है वो 30 किलोमीटर लंबा है विड्थ में, और यहाँ पर जो छोटा शहर है पम्बन, वो धनुषकोडी जो, नहीं दिस इज नॉट द सेम थिंग राइट, मैं सही, एक सेकंड में बुक खोल रखी है मैंने, लेट मी जस्ट चेक इन दिस, गिव मी अ मोमेंट। हाँ ओके सही था, आई गॉट कंफ्यूज कि धनुषकोडी मैंने अलग से मेंशन किया हुआ है, नहीं मैं एक्चुअली यहाँ बुक पे पढ़ रही हूँ, बुक पे पढ़ के आपको बता रही हूँ सो दैट आपको यहाँ डिस्टर्बेंस ना हो। ओके तो ऐसा है, पम्बन आइलैंड जो है वो साउथ ईस्ट तरफ एक धनुषकोडी आइलैंड नाम की एक जगह हुआ करती थी, विच इज उसके सिर्फ रिमेन्स बचे हैं, उससे सेपरेट होता है, दिस इज व्हाट इट इज। ओके तो जो पम्बन है वो वेस्ट में है और धनुषकोडी जो है वो साउथ ईस्ट में हुआ करता था, जिससे ये सेपरेट हो गया है दिस। तो दिस इज धनुषकोडी। ओके तो अब ये प्रेजेंट फॉर्म में कोई वेल डेवलप्ड एरिया नहीं है धनुषकोडी हियर, और ये पम्बन आइलैंड है, तो दिस होल थिंग इज पम्बन आइलैंड। इसको रामेश्वरम भी बोलते हैं। ओके अभी देखा अपन ने, एंड दिस लास्ट प्लेस इज कॉल्ड धनुषकोडी। धनुषकोडी आपने अगर रामायण पढ़ी है, सुनी है, तो उसमें बहुत सुना होगा ये नाम, ठीक है। तो धनुषकोडी एंड पॉइंट है जहां पर एक शहर हुआ करता था, बट अब वो शहर नहीं है, वो अब एक डेड आइलैंड के रूप में ही है, वो लास्ट पॉइंट है, और ये पूरा का पूरा पम्बन आइलैंड है। ये डॉट्स दिख रहे हैं, दिस इज राम सेतु या फिर एडम्स ब्रिज, और ये आता है आपका मन्नार आइलैंड श्रीलंका का। ओके चलो इंडिया के और आइलैंड्स हैं, कुछ छोटी छोटी जानकारी देख लेते हैं। अब्दुल कलाम आइलैंड है, व्हीलर आइलैंड है जो कि उड़ीसा कोस्ट के पास में है। इंडिया का मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल टेस्टिंग साइट यहीं पर है, और इसको इंग्लिश कमांडेंट लेफ्टिनेंट व्हीलर ने अपने नाम से वो किया था, इनहेबिट किया था। ओके फिर है सागर आइलैंड, गंगा डेल्टा में बनता है, बे ऑफ बंगाल में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज है फॉर द लोकल पीपल ओवर देयर। फिर है हॉलिडे आइलैंड। हॉलिडे आइलैंड, इसकी स्पेलिंग बाय द वे ध्यान रखना, हॉलिडे की HOLIDAY नहीं है यहाँ पे, HALLIDAY आइलैंड है, ठीक है। तो हॉलिडे आइलैंड हो गया राइट। तो हॉलिडे आइलैंड है, हॉलिडे आइलैंड वेस्ट बंगाल के पास में है, सुंदरबंस का पार्ट है, और यहाँ पर माल्टा रिवर बहती है पास में से, इसमें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। फिर है फुमडीज, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है मणिपुर का, वहां पर पानी के ऊपर छोटे छोटे मिट्टी के ढरे बन जाते हैं, ठीक है। तो अब ये मिट्टी वैसी मिट्टी नहीं होती जैसे अपन की जमीन पे है, लोएस्ट डेपोजिशन मान लो। ओके इनको बोलते हैं फुमडी, और इनके ऊपर सेंगाई आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या होते हैं, एक तरीके के डियर होते हैं, और वो उछल उछल के एक दो फुमडे के ऊपर ऐसे जंप करते हैं और अपना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये जो डियर है वो डांस कर रहा है, इसको सेंगाई डांसिंग डियर भी बोलते हैं, और ये फुमडीज के पास में मिलते हैं, उसी के ऊपर मिलते हैं। और एल्स डियर या फिर सेंगाई डियर जो है वो है, इनको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। यहीं पे लिख देती हूं मैं, डांसिंग डियर, ठीक है। और ये मिलेंगे आपको कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है। फिर है मनरो आइलैंड। मनरो आइलैंड जो है वो अष्टमुडी लेक और कलड़ा रिवर के पास में जहां मिलती हैं वहां मिलेंगे आपको, केरला कोल्लम में, ठीक है। 8 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और जिनका टोटल एरिया ही 13.4 किलोमीटर स्क्वायर है, जितना तो लोग मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज सागर आइलैंड, सी दिस, यहाँ पर है सागर आइलैंड, लोकलाइट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट। ऑफशोर आइलैंड्स देख लेते हैं, कुछ गल्फ ऑफ मन्नार के पास में छोटे मोटे आइलैंड्स हैं बहुत सारे, वेस्टर्न कोस्ट आइलैंड्स हैं, पीरम भाईसाला जो कि काठियावाड़ में है, दीव, वाइडा, नोरम, पिरतन, कुरुम्बर जो कि कच्छ के पास में है, खाड़िया हेट, अलीबेट जो कि नर्मदा तापी के माउथ पे हैं, बुचर आइलैंड, एलिफेंटा आइलैंड, करंजा आइलैंड क्रॉस जो कि मुंबई के पास में है, फिर है भटकाल आइलैंड, पिजनकॉक आइलैंड सेंट मैरीज आइलैंड मैंगलोर के पास में है, वाइपिन आइलैंड कोची के पास में है, पंबन आइलैंड जो अपन ने भी देख लिया, क्रोकोडाइल आइलैंड, अडुंडा आइलैंड गल्फ ऑफ मन्नार के पास में है, श्रीहरिकोटा आइलैंड जो अपन ने अभी भी देखा पुलिकट लेक के माउथ पे है, पायरकुड आइलैंड जो कि चिलिका लेक के माउथ पे है। ओके नेक्स्ट शॉर्ट आइलैंड, व्हीलर आइलैंड महानदी ब्राह्मणी रिवर्स के माउथ पे है, न्यूमोर आइलैंड, गंगा सागर आइलैंड और सागर आइलैंड गंगा डेल्टा के माउथ पे हैं। ज्यादातर आइलैंड्स जो हैं वो अनइनहेबिटेड हैं, यानी कि यहाँ पर इंसान नहीं बसते हैं, और आसपास के जो स्टेट्स हैं वही इनको मैनेज करते हैं। फिर एक क्वेश्चन में आए हुए आइलैंड के बारे में बात करते हैं, कच्छतीवु आइलैंड। कच्छतीवु आइलैंड एडम्स ब्रिज के पास में है, जो भी अपन ने देखा गल्फ ऑफ मन्नार में है, और ये जो आइलैंड है ये अपन ने, आई शुड नॉट यूज बैड एडजेक्टिव्स, लेकिन श्रीलंका इसको क्लेम करता है अब, क्योंकि एक बैड डील हुई और हमने ये आइलैंड खो दिया।
इसको तमिलनाडु अब वापस रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है, बट उस टाइम की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गलतियां करी थी। एनीवे, इट इज एन अनइनहेबिटेड ऑफ शोर आइलैंड, यानी कि यहाँ पर इंसान नहीं बसते हैं। पार्क स्ट्रेट में है। रामनाड जो एक किंग हुआ करते थे रामनाथपुरम के, वो इसको ओन करते थे। आइलैंड ज्यादातर यूज किया जाता है फिशरमैन के द्वारा, जो कि यहाँ पर आते हैं, अपनी बोट्स वगैरह पार्क करते हैं, पोर्ट करते हैं, और अपने नेट जो हैं जिनके अंदर वो फिशेस पकड़ते हैं, उन नेट्स को सुखाते हैं। ब्रिटिश एरा में इंडिया और श्रीलंका जॉइंटली इसको एडमिनिस्टर करते थे, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो इंडिया और श्रीलंका जॉइंटली खुद एडमिनिस्टर करते थे। ओके, अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, श्रीलंका ने इसके ऊपर टेरिटोरियल ओनरशिप क्लेम करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, 1974 में इंडिया ने इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया थ्रू अ जॉइंट एग्रीमेंट। ओके, और 2 साल बाद में एक और साइन किया गया, अकॉर्ड साइन किया गया, जिसमें इंडिया ने अपने फिशिंग राइट्स भी इस रीजन को दे दिए, श्रीलंका को दे दिए। ओके, तो 1974 और 1976 जो सरकारें थी उस वक्त, उन्होंने इस आइलैंड को खो दिया। खो दिया ये वर्ड पता नहीं क्यों दे दिया हमने, चलता रहता है छोटा मोटा झंझट, क्या फर्क पड़ता है, बट हमने दे दिया। ओके, सो दिस इज कच्चतीवू आइलैंड। दिस, ये आपका पार्क स्ट्रेट है, ऐसे ही ज्वाइन होता है। ठीक है, ये रामेश्वरम या जाफना, यही है वो जहां पर लिट्टे का आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ओके, मिलता एक टाइम पे। ओके, दिस इज रामेश्वरम के आगे अपने पास में कच्चतीवू आइलैंड। आगे चलते हैं। क्वेश्चंस, ओ यस क्वेश्चंस, मैं भूल गई थी कि आज मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं। राइट, सो ये 10 क्वेश्चंस हैं, 8 या 10 क्वेश्चंस हैं इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 1, पार्ट 2 और आज पार्ट 3, इन तीनों में से क्वेश्चंस हैं। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, पर ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो अगर आपने मेरी क्लास देखी है तो आप इसको ना अटेम्प्ट कर पाओ। ओके, सो क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ इंडियन ज्योग्राफी के फिजिकल फीचर्स के। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल एराज इज एसोसिएटेड विद द मेन अपलिफ्टमेंट ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। मुझे कमेंट्स में बताओ कौन कौन से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कौन से नहीं कर पा रहे हो। जो नहीं कर पा रहे हो, क्लास नंबर 1, 2, 3 इंडियन ज्योग्राफी की आप फिर से देखना। ठीक है, यू विल फाइंड द आंसर ओवर देयर। मैं इनके आंसर्स नहीं दे रही हूं, मैं इनके आंसर्स दूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। प्लेस्टोसीन एपॉक, इयोसीन एपॉक, मायोसीन एपॉक या प्लायोसीन एपॉक, हिमालयाज कब बने। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर लेते हैं। तो जो स्ट्रीम्स अंडरग्राउंड से वापस एमर्ज होती हैं, मार्शी ट्रैक्ट में आती हैं, उनको क्या बोलते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं। मैंने बताया था भड़बड़ भड़बड़ करके गाड़ियां बजती हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स मिलते हैं, दैट इज भाबड़। इसके नीचे चली जाती हैं रिवर्स। ओके, और जब वापस रिवर्स सरफेस पे आती हैं तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, राइट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मलनाड एंड मैदान रीजन्स आर डिस्टिंक्ट फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ विच इंडियन प्लेटो। कौन सी इंडियन प्लेटो में अपन को मलनाड और मैदान रीजन्स देखने को मिलेंगे। क्लास नंबर 3 इंडियन ज्योग्राफी क्रैश कोर्स, मैंने अच्छी तरह से बताया है एक एक प्लेटो को। मुझे कमेंट में बताना कौन सा आंसर है इसका। नेक्स्ट वी हैव, अकॉर्डिंग टू सिडनी बुरार्ड्स रीजनल क्लासिफिकेशन, विच हिमालयन सेक्शन लाइज बिटवीन काली एंड टीस्टा रिवर्स। काली और टीस्टा रिवर्स के बीच में पाई जाने वाला कौन सा हिमालयन रीजन है इनमें से। कमेंट्स में अटेम्प्ट करो आंसर। Which of the following passes connects the Konkan coast to the Desh region of Deccan Plateau through Western Ghats near Mumbai? थाल घाट पड़ता है, बनिहाल पास पड़ता है, हल्दी घाटी पड़ता है या पाल घाट पड़ता है। इनमें से कौन सा घाट का पास मुंबई के पास में आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट्स में। ओके, नेक्स्ट, राजस्थान बागड़ रीजन इज डिस्क्राइब्ड एज रॉकी प्लेटो रीजन ऑफ हाड़ौती, सलाइन लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागौर, कोर सैंडी डिस्ट्रिक्ट डेजर्ट ऑफ विद शिफ्टिंग ड्यून्स, या फिर सेमी एरिड फर्टाइल प्लेन्स वेस्ट ऑफ द अरावलीज। क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कमेंट्स में। ठीक है, राजस्थान का बागड़ जो है उसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाड़ौती के रॉक्स हैं, नागौर की सॉल्ट लेक्स हैं, सैंडी डेजर्ट है जहां पर ड्यून्स आपको मूव करते हुए मिलेंगे, या फिर सेमी एरिड फर्टाइल प्लेन्स हैं जो कि अरावली के वेस्ट में हैं। क्वेश्चन 7, वाई इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अभी आज ही की क्लास का फर्स्ट पॉइंट अपन ने यही डिस्कस किया है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस इन द ईस्ट। एब्सेंस नहीं है, कम माउंटेन्स हैं बट हैं। ठीक है, ड्यू टू लोअर सी लेवल्स इन बे ऑफ बंगाल। ऐसा तो है नहीं कि सी ऑफ लोअर लेवल हो जाएगा बे ऑफ बंगाल में, लो सी लेवल है, ऐसा नहीं है। बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ वॉल्केनिक बेसल्ट। वॉल्केनिक बेसल्ट, उससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता ना फर्क भाई। बेसाल्टिक रॉक हो, इग्नियस रॉक हो, सेडिमेंट्री हो, क्या फर्क पड़ता है। बिकॉज ऑफ द एमर्जेंट नेचर ऑफ द कोस्ट एंड लार्ज रिवर डेल्टाज, इस कारण से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो ब्रॉडर हैं इंस्टेड ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच रेंज एक्ट्स एज द मेन वाटर डिवाइड बिटवीन गंगा एंड इंडस रिवर सिस्टम्स। कौन सी वाटर डिवाइड गंगा और इंडस को डिवाइड करती है, कौन सा मेन वाटर डिवाइड है जो कि गंगा और इंडस को
बांट देता है, कौन सी रेंज? काराकोरम है, विंध्यन है, अंबाला है या अरावली है? दिमाग लगा के बताना मुझे, वाकई में दिमाग लगा के बताना। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिकल है। अगर आपको बेसिक फैक्ट्स का पता है तो आप इसके लॉजिक तक पहुंच सकते हो। आई विल गिव यू द आंसर्स टुमारो, या फिर आप बोलोगे तो मैं कमेंट्स में आंसर्स अलग से कर दूंगी, बट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। वी आर डन विथ इंडियन फिजियोग्राफी, ठीक है, वी आर डन विद इंडियन फिजियोग्राफी। कल अपन करेंगे क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट, ओके, जिसमें आपका मेजर पोर्शन रहेगा मॉनसून। आई सी यू टुमारो 8 PM। थैंक यू।